दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जम्मू कश्मीर पर बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर आमतौर पे हिंदी के प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया के बहुत ज़्यादा बातचीत आजकल नहीं हो रही है। एक ज़माना था जब खूब बातचीत होती थी। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का कवरेज जो है अखबारों में, मैगज़ीन्स में, टेलीविज़न चैनलों पर, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनलों पर भी बहुत कम देखा जा रहा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में भी चुनाव हो रहा है। 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर। और दूसरी तरफ जम्मू और उधमपुर में भी उधमपुर का चुनाव संपन्न हो चुका है। तो ये जो स्थितियां हैं, हम लद्दाख का भी नाम भूल रहे हैं। लद्दाख में भी चुनाव है और वहां पर जो एक सीट है वहां की, उसके लिए भी दोनों तरफ से काफी कोशिशें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वहां लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वैली की जो 3 सीटें हैं, उन तीनों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है। अब ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शेष हिस्से में देश के जम्मू कश्मीर से बाहर हर जगह नारा लगाती है कि उसको बीजेपी को इस चुनाव में 370 सीटें चाहिए। अब 370 ही क्यों, 371 क्यों नहीं, 356 क्यों नहीं, 325 क्यों नहीं, 370। तो एक कनेक्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर से कि भाई जिस तरह संविधान से 370 धारा का जो प्रावधान है उसको जिस तरह निष्प्रभावी करने में कामयाबी हासिल हुई सरकार को, तो उसको दर्ज कराने के लिए एक तरह से राजनीतिक रूप से उसका फायदा उठाने के लिए सीटों की संख्या तक 370 बताई जाती है कि एनडीए को 400, बीजेपी को 370। लेकिन आश्चर्यजनक है कि उस जम्मू कश्मीर में जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है कश्मीर वैली, वहां सत्ताधारी दल चुनाव ही नहीं लड़ रही है। और चुनाव में बहुत सारे ऐसे दल जरूर लड़ रहे हैं जिन पर हो सकता है कि सत्ताधारी दल को ज्यादा भरोसा हो, कुछ समूह लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो वहां की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो खैर चुनाव लड़ ही रही हैं। हम इसी विषय पर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे हो रहा है और सत्ताधारी जो देश की पार्टी है, इतनी ताकतवर पार्टी जो कहती है कि 370 के बाद कश्मीर का मसला बिल्कुल हल हो गया, अब जम्मू कश्मीर खुशहाल है, विकास और प्रगति के रास्ते पर है, तो आखिर क्या वजह है कि वहां चुनाव ही नहीं लड़ रही है? और यही तो नहीं, असेंबली चुनाव जो पेंडिंग है, और ये भी वादा एक तरह से किया गया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह और असेंबली बनेगी, ये सब भी नहीं हो पाया। तो हम इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के 2 बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा साहब हैं और हमारे साथ मनु श्रीवत्स हैं। ये दोनों लोग जम्मू कश्मीर को क्या पूरे देश को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को खास तौर पे। हमारी कोशिश थी कि हम वैली से भी किसी एक जर्नलिस्ट को जोड़ें, जो नहीं संभव हो सका, और किन कारणों से आप वहां के पत्रकारों से जान सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे, मनु आपसे करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है? और 2-3 घटनाएं इधर की हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा। वो ये कि एक तो देश की सत्ताधारी पार्टी का चुनाव में न उतरना, खासकर वैली के, और दूसरी तरफ अनंतनाग की जो तारीख है उनका बदल दिया जाना ऑल ऑफ सडन, और वो भी जब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसकी अपील नहीं की थी तब। कैसे देखते हैं दोनों इश्यूज को? बारी बारी से आप दोनों पर बोलें, खुलकर अपनी बात कहें। जी, धन्यवाद उर्मिलेश जी। पहली बात, चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ा उत्साह, उत्सुकता थी, क्योंकि जब से अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद से कोई चुनाव यहाँ पे हुआ नहीं इतने बड़े पैमाने पर, ना लोकसभा का, ना ही विधानसभा का। तो विधानसभा के चुनाव की भी लंबे समय से इंतज़ार था, और इस बीच ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। अगर चुनाव की बात करें तो काफ़ी उत्साह है। 2 फेज़ हो चुके हैं। अप्रैल 19 को पहला फेज़ हुआ, उसमें उधमपुर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और 26 अप्रैल को जो दूसरा फेज़ था, उसमें जम्मू जो लोकसभा सीट है, उस पे भी मतदान संपन्न हो चुका है। अब 3 बची हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ उनमें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पे चुनाव होना है।
जो आपने इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर डिवीज़न की जो 3 सीटें हैं, उन पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। कि निश्चित रूप से इसमें कुछ लोगों को भी मायूसी हुई है, विशेष करके अगर मैं बात करूं, जो जम्मू रीजन का एक हिस्सा था, पुंछ राजौरी, ये दो ज़िले ऐसे हैं, इनको काट कर अनंतनाग के साथ जोड़ा गया अभी हाल ही में जो परिसीमन हुआ। तो उस इलाके के लोगों को एक मायूसी हुई है कि ये पहली बार है स्वतंत्रता के बाद कि कोई भी राष्ट्रीय दल, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ पे है। तो कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन है, तो उसने अनंतनाग सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अन्य कारणों से अपने अभी उम्मीदवार नहीं दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई थी। एक तो इस हिस्से को अनंतनाग की सीट के साथ जोड़ा गया, वैली की सीट के साथ जोड़ा गया, और दूसरा जो सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया था हाल ही में पिछले दिनों, वो था पहाड़ी जो स्पीकिंग भाषी लोग हैं, उनको जो आरक्षण दिया गया, उनको जो रिजर्वेशन दी गई, एसटी का स्टेटस दिया गया। उससे पहाड़ी समुदाय में एक बहुत उत्साह था कि वो इस चुनाव में धन्यवाद के तौर पे, थैंक्स के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहते थे। एक जनरल जो बात थी, लेकिन उम्मीदवार नहीं होने की वजह से उस समुदाय विशेष में काफ़ी मायूसी है। पहली बात तो ये मैं देख रहा हूँ। दूसरा ये है कि पुंछ राजौरी अपने आप को पॉलिटिकली एक तरह से आइसोलेट फील कर रहा है कि उनको कश्मीर वैली के साथ जोड़ दिया गया, जबकि उनकी जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो बाकी विषय हैं, वो जम्मू संभाग के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक मायूसी उस खित्ते विशेष में ज़रूर है। जी। लेकिन आपको जो जो ये डेट जो अचानक अनंतनाग राजौरी की चेंज की गई है, उस जी, पर जी। आपने कमेंट नहीं किया। क्या आपको क्या लगता है कि कितना ये वाजिब है, कितना गैर वाजिब है? क्योंकि जो मेनस्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस तरह की इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी, इससे उनकी बिल्कुल सहमति नहीं थी। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ऐसी गुहार लगाई गई थी, ना ही पीडीपी की तरफ से। तो कुछ अन्य दल जो अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को बोला गया, और इलेक्शन कमीशन, और यहाँ तक कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बोला गया कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। जबकि भारतीय जो जनता कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जो कि चुनाव नहीं जो लड़ रही चुनाव है। नहीं, जी, जी। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब-सा फैसला था, जिस जिसको लेके भी लोगों में थोड़ी-सी नाराज़गी, थोड़ी-सी मायूसी, विशेषकर मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पुंछ राजौरी के जो लोग हैं, उनमें है। क्योंकि एक तो उनको जो वोट करना है, अब जो मतदान करना है, वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को करना है। एक बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ी मायूसी उनमें वो है, क्योंकि मजबूरी में कर रहे हैं, ना तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है कोई, ना ही भारतीय जनता पार्टी का। तो एक बहुत बड़ी मायूसी, एक बहुत बड़ा गुस्सा उस समुदाय विशेष में है। दूसरा ये है कि एकदम से डेट बदल देनी और मौसम का बहाना लगाना, जबकि जो आज हम देख रहे हैं मौसम काफ़ी साफ़ है। जो बताया गया था कि मौसम में कुछ गड़बड़ है, वो जो बहाना लगाया था वो भी अब ज़मीनी स्तर पे वो बात नज़र नहीं आ रही। जी। दिनेश जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि आखिर जब मौसम का जहाँ तक सवाल है, मैंने जम्मू कश्मीर के कई इलेक्शंस एक रिपोर्टर के तौर पे कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी अखबार के साथ जब मैं काम करता था, और मैं कुछ एक बार तो इलेक्शंस के दौरान लद्दाख में भी रहा, लेह में भी रहा, करगिल में भी रहा। तो मैंने मौसम का हाल देखा है कि मौसम खराब भी हो जाता है तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, इलेक्शंस को किसी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। खास तौर पे मिलिटेंसी के खात्मे के बाद, या खात्मे या उसके खत्म प्राय हो जाने के बाद। मैंने देखा है कि लोगों को एक मुक्ति का एहसास, एक फ्रीडम का एहसास, कि हम अपने वोट के बल पर हम अपने निजाम को चुनेंगे, अपने 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 शासक को चुनेंगे या शासक पार्टी को चुनेंगे, ये एहसास होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर कश्मीर वैली के लोगों को तो मालूम है कि चुनाव की लड़ाई से ही कैसे हालात खराब हुए थे घाटी में, जब पूरे के पूरे वैली में चुनाव को एक तरह से रिग किया गया था। खैर वो अलग ठीक है कहानी है, सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब लोगों में उत्साह था, और जो मौसम का हाल अभी मनु बता रहे हैं कि इतना भी बुरा नहीं कि आप चुनाव टाल दीजिए, तो चुनाव टालने के पीछे कहानी क्या है? आपको क्या लगता है एक जर्नलिस्ट के तौर पे? देखिए, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रैल मई सबसे सूटेबल वेदर कंडीशन होती है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की। अगर आप इतिहास में देखें तो विधानसभा के चुनाव कई बार दिसंबर में हुए,
2014 के चुनाव, 2008 के चुनाव मैंने दिसंबर में कवर किए जब बर्फ पड़ रही थी। उस समय भी चुनाव की डेट्स जो है उनको पोस्टपोन नहीं किया गया, और अब ये डेट पोस्टपोन की गई। और सबसे बड़ी बात है कि उस पार्टी के कहने पे की गई जो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो जो अनंतनाग राजौरी सीट का हिस्सा ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे जोर शोर से ये मांग कर रही थी। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी ने सोचा था कि ये चुनाव हम पोस्टपोन करवाएंगे, शायद उसके बाद इलेक्शन कमीशन नई नोटिफिकेशन निकालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ चुनाव की डेट चेंज की, नोटिफिकेशन उन्होंने कहा वही रहेगी, कैंडिडेट वही रहेंगे। और बीजेपी को ये थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये बात थी कि चुनाव अगर डिले होते हैं तो नोटिफिकेशन दोबारा निकलेगी, नोटिफिकेशन दोबारा नहीं निकली वही कैंडिडेट रहे। अब बीजेपी को किसी ना किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दो उनकी फ्रेंडली पार्टीज हैं उस सीट पे, एक अपनी पार्टी और दूसरी गुलाम नबी आजाद की पार्टी। अब उनका कैडर भी कंफ्यूज है कि हम उसको वोट दें या उसको वोट दें, इसलिए बड़ी कंफ्यूजन है बीजेपी के कैडर में लेके। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सीट पे जो पुंछ राजौरी का बेल्ट है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से 1.5 लाख वोट लिया था। वो 1.5 लाख बीजेपी का हार्डकोर कैडर माइनस पहाड़ी, वो इस समय कंफ्यूजन में है कि हम किस पार्टी को वोट दें, हमारी पार्टी ने तो डिसीजन नहीं लिया। तो पहाड़ी, जैसे मनु जी ने बात की, पहाड़ी का बहुत बड़ा चंक है, बीजेपी के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी, ये बीजेपी पहाड़ी मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ सकती थी। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्लंडर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ये किया जो उन्होंने अनंतनाग राजौरी में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। जी, तो इससे एक तो पहले से जो निराशा जो मनु बता रहे हैं कि अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमने भी लोकसभा का वहां पर चुनाव कवर किया है अतीत में, वो पहली बार उसको जोड़ा गया है राजौरी पुंछ के इलाके से, जो जियोग्राफिकली और सामाजिक एक एक पृष्ठभूमि के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी परिसीमन के नाम पर और परिसीमन के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये कर दिया गया। तो इसका जो राजौरी पुंछ के लोगों पर असर जो दिख रहा है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो इसकी इसकी क्या इस बात का अंदेशा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं था, जो जम्मू में बैठते हैं, बहुत सारे उनके जो नेता हैं, उनका जो कार्यालय है, उनकी सारे ऑपरेशंस हैं, सारे जम्मू में ज़्यादा हैं कश्मीर वैली के मुकाबले। तो क्या राजौरी की भावना, राजौरी पुंछ के लोगों की भावना से वो बिल्कुल अवगत नहीं थे, या जानबूझकर ये किया गया? ये इसे क्यों किया अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना बड़ा बीजेपी ने जुआ खेला, पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देके। शायद भारत में पहली बार हुआ है कि भाषा के आधार पर किसी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में ये कहाँ खड़े होता है, क्योंकि कोर्ट में लोग जाएंगे, खड़ा लॉ क्या कहता है बाद में डिसाइड है। लेकिन ये बहुत बड़ा जुआ खेला बीजेपी ने, मुझे समझ नहीं आ रही जुआ किसके लिए खेला। पूरा जो गुज्जर वोट है बीजेपी का इससे नाराज है, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के बाद। गुज्जर आपसे नाराज है, पहाड़ी आपके साथ आना चाहते थे, लेकिन आपने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। तो क्या ये पार्टी की जो बड़े थिंक टैंक है, मुझे लगता है उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई है। ज्यादा जो चतुर लोग हैं, चतुर लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है, और इसका आने वाले चुनाव में बीजेपी को विधानसभा में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खासतौर पुंछ राजौरी में बीजेपी के लिए बहुत 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 बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि एक बड़ा चंक बीजेपी से टूट जाएगा इस चुनाव के बाद। मनु, अभी चूंकि दिनेश जी ने चर्चा कर दी विधानसभा चुनाव की, तो आपको क्या लगता है कि असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में क्या निकट भविष्य में हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी तक स्टेटहुड तो नहीं पाया, इसके बावजूद कि कहा गया है, हाल के दिनों में कहा गया कि स्टेटहुड मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये अभी न तो अमल किया गया इस पर, और न तो असेंबली के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई। तो क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए? उर्मिला जी, पहले मैं पिछले जो आपका सवाल था मौसम को लेके, उसमें आपका थोड़ा-सा ध्यान लाना जी, चाहूँगा जी। कि जी, 19 बेशक। अप्रैल को जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जिस दिन मतदान हुआ है, उस दिन पूरे जम्मू रीजन में मौसम ख़राब था। बनिहाल टनल से लेके, जवाहर टनल से लेके कठुआ डिस्ट्रिक्ट तक, और लोगों ने बावजूद मौसम ख़राब के मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफ़ान के बीच 70% के आसपास मतदान किया उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये कहना कि सिर्फ मौसम की वजह से, और सारा क्षेत्र पहाड़ी है, सबसे बड़ी बात ये है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा इलाका जो पहाड़ी था, उस पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम के बावजूद 70% के ऊपर मतदान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लोगों ने खुल के वोट डाला। तो ये बहाना करना कि सिर्फ मौसम की वजह से डेट को आगे करना, मुझे
को वो बात पची नहीं। कन्विंसिंग नहीं रही लगती। बात आप जी जी वो जी रही बात आपने जो विधानसभा चुनाव को लेके की, तो बड़ी सारी चीज़ें अब इस पे डिपेंड करती हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह की सरकार दिल्ली में गठित होती है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि चुनाव को लेके, विधानसभा चुनाव को लेके कोई फैसला होगा। अभी तक जो ऑन ग्राउंड है, अभी तक उस तरह से कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, ना ही कि राजनीतिक दलों के अंदर उस तरह की कोई गहमा गहमी, या राजनीतिक दल, जैसे दिनेश जी ने इशारा किया कि ना ही राजनीतिक दल अभी विधानसभा चुनाव को नज़र में रख के कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि पुंछ रजौरी वाली बात बार बार हम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी भूल नहीं करती कि उस इलाके विशेष को छोड़ देती। जी। जैसे सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, ये जो दो स्थानीय पार्टियां, इसके बाद जो तीसरी पार्टी आज़ाद पार्टी है, लंबा सा नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब की अपनी पार्टी है। तो इस पार्टी के बारे में, आज़ाद साहब इतने बड़े नेता रहे देश के, जो कि कांग्रेस रिजीम में माना जाता था कि आला कमान जो भी कांग्रेस का जिस समय जो भी होता है, सोनिया जी का रिजीम हो, इंदिरा जी का रिजीम हो, या बाद के दिनों में यहाँ तक कि वो राव साहब के रिजीम में, हर रिजीम में वो बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। जी, और जी। अभी जब पार्टी राज में नहीं है, तब भी वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भी काफी माने जाते थे कि उनकी बड़ी निकटता है। लेकिन उनके इस नए अवतार को, इनके नए पॉलिटिकल अवतार को आप कैसे देख रहे हैं, जब वो एक छोटी सी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कोई इंटरवीन करें? क्या, कितनी जेन्युइननेस है उनके इन एफर्ट्स में? क्या लगता है कि उनकी राजनीतिक पहलकदमी में कोई दम है, कोई जेन्युइननेस है? मैं उमेश जी, आप मेरे से बहुत बड़े अनुभवी हैं, बड़ा अनुभव है आपको देश की राजनीति का। लेकिन मैंने अपने जो छोटे से अनुभव से मुझे नज़र आया है कि जितनी जल्दी मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का राजनीतिक करियर ख़त्म होते देखा कांग्रेस छोड़ने के बाद, इतनी जल्दी किसी और नेता का नहीं देखा अभी तक। ये 2 सालों के अंदर ये हालत ये होगी कि जिन लोगों के भरोसे उन्होंने अपना एक दल बनाया था, जम्मू डीपीएपी कहा जाता है, वो जो बहुमत अगर हम कहें तो वो छोड़ के चले गए, वो नेता वापस कांग्रेस में। कुछ एक नेताओं के भरोसे वो उन्होंने अपनी पार्टी चला रहे हैं, और अभी सबसे बड़ी जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस ढंग से उन्होंने सारी अपनी पार्टी और अपने खुद की भूमिका निभाई है, उससे लोगों को जो देश भर में उनकी इमेज बनी हुई थी, बहुत लार्जर देन लाइफ जो इमेज थी उनकी, बहुत बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता था, विशेषकर मुस्लिम वर्ग में उनका एक बड़ा नेता माना जाता था। वो सारी इमेज की हालत ये हो गई है कि आज वो 2 तहसीलों तक सीमित होकर रह गए हैं। इससे साबित होता है कि उनकी पार्टी और खुद उनकी क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज भूमिका रह गई है। उधमपुर जो लोकसभा सीट है, वो उनका पैतृक घर उसी सीट में आता है, डोडा से आते हैं वो। जी। तो वहाँ से बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद खुद खड़े हों, और 2014 में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा भी था, और कुछ 40,000 मतों के अंतर से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हार गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहली बार उस समय चुनाव लड़े थे, जो पीएमओ में मंत्री हैं। लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़े, 19 का भी नहीं लड़ा। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो लाल सिंह, जिन्होंने उस सीट पे इस बार कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बना उनके आने के बाद, क्योंकि वो उन्होंने महीना पहले ही, जब 19 अप्रैल को इलेक्शन हुई है, तो उसके एक महीना पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है, रीज्वाइन की है। पहले वो कांग्रेस में थे। 2014 में उन्होंने इसलिए कांग्रेस छोड़ दी थी कि गुलाम नबी आज़ाद को प्राथमिकता दी गई, और उनकी टिकट काट कर गुलाम नबी आज़ाद को दे दी गई। आज गुलाम नबी आज़ाद के पास बहुत सुनहरी मौका था कि वो साबित कर सकते थे कि वो ज़मीनी नेता हैं या नहीं, और उनकी ज़मीन पे क्या स्थिति है। लेकिन उन्होंने ये सुनहरी मौका खो दिया और चुनाव नहीं लड़ा। अपने एक साथी को उन्होंने खड़ा किया उधमपुर सीट से। उस साथी की हालत ये है कि वो सिर्फ एक इंद्रवाल करके कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा ज़िले में, वहीं तक सीमित रहे, और वहाँ से बाहर उन्होंने कोई सभा भी नहीं की। वो उधमपुर, कठुआ, हिंदू बहुल जो इलाके हैं, वहाँ तक तो आए भी नहीं। तो एक अजीब सी गुलाम नबी आज़ाद ने अपने लिए ये परिस्थितियां खड़ी कर दी, और उसके बाद एक चर्चा छेड़ी गई कि गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंतिम मौके पे वहाँ से भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें बतलाती हैं कि जो ज़मीनी राजनीति है, और जो दिल्ली में बैठ के लोग पेपर टाइगर जिन्हें हम बोलते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने साल उन्होंने दिल्ली में बैठ के अपने आप को बहुत बड़ा नेता
साबित करने की कोशिश की थी। वो जब वास्तविकता से उनका वास्ता पड़ा तो वो बिल्कुल धराशायी होकर रह गए हैं, और आज सिर्फ मैं तो साफ बोलूँगा कि 2 तहसीलों तक महदूद हो गए हैं। और वहाँ संभवतः अनंतनाग और राजौरी में उन्होंने सलीम पारे साहब को, मोहम्मद सलीम पारे जी, साहब को वो खड़ा किया है जी, अपनी। जी। जी, मैं दिनेश जी आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आमतौर पे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए थे, एक बहुत सारा जुमला है, कहावत है, हालाँकि मेरा यकीन नहीं है कि सब लोग बेवफ़ा होते होंगे इसी के कारण, लेकिन एक है ना कि कोई मजबूरी होगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो हो सकता है कोई उनकी मजबूरी रही हो कि इतने लंबे समय तक जिस पार्टी ने उनको जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े जनाधार न होने के बावजूद बहुत बड़ा नेता बना रखा था और उसको उन्होंने छोड़ दिया। कोई तो मजबूरी होगी। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएँगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी थोड़ी-सी दूरता अलग-अलग मौकों पर ज़ाहिर हुई। पार्लियामेंट में जब आखिरी स्पीच वो दे रहे थे, तब भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ़ की थी। एक बार तो बातचीत करते हुए उनकी आँखों में आँसू आ गए। वो स्नेह या श्रद्धा या प्यार जो भी आप कहिए, उसके आँसू थे। तो ये सब चीज़ें जो हुईं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको तवज्जो नहीं दी? वरना वो उधमपुर से कह सकती थी कि भई चलो आपको लड़ा देते हैं, बाद में हम कहीं से राज्यसभा में भेज देंगे जितेंद्र सिंह जी को, या वो जम्मू में कह सकते थे कि चलो वहीं लड़ा देते हैं, हमारी तो बहुत ताकत है, हम आपको वहीं से जिता लेंगे, लेकिन उधमपुर तो ज़्यादा सूटेबल था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, तो क्या उनके साथ कुछ हुआ है गड़बड़? मुझे लगता है जैसे कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जैसे उनको लगता था कि गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े नेता हैं, वैसे ही बीजेपी ने जब उन्होंने नई पार्टी बनाई ना, बीजेपी को लगा इनके पास तो कुछ आई नहीं है, ये सिर्फ हवा का लीडर है, अखबारों वाले लीडर है। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 महीने में ऑब्जर्व किया कि इनकी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, उसके सब जो बड़े बड़े नेता थे जम्मू के, वो 2 महीने के अंदर ही पार्टी छोड़ के चले गए। इनके पास 1-2 लीडर को छोड़ के बाकी सारे ऐसे वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है। तो बीजेपी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से ये फीडबैक लिया होगा कि गुलाम नबी आजाद जी के पास मतलब कितना मार्क्सिस्ट सपोर्ट कितनी है। उनको भी लगा यार ये तो लीडर सिर्फ भद्रवाह और इंद्रवाल का ही है, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली इसको अबंडन कर दिया। अब बीजेपी मुझे लगता है ज्यादा भाव नहीं देती है गुलाम नबी आजाद को, क्योंकि उनको लगता है कि इनका कोई मास बेस नहीं है। और गुलाम नबी आजाद, मैं जैसे टिपिकल भाषा में कहूंगा कि वो ना उस तरफ के रहे हैं ना इस तरफ के रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बीजेपी की ए टीम है, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है। और जिस तरह से उन्होंने उधमपुर डोडा सीट पे इंदरवाल पे खासतौर पर गुलाम मोहम्मद सूरी को खड़ा किया, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो चुनाव उन्होंने बीजेपी को मदद करने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मैं मनु जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर गुलाम नबी आजाद ने अपना क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी स्थापित करनी होती, वो खुद उधमपुर डोडा सीट से चुनाव लड़ते और चुनाव में अच्छा वोट लेके जीत के बताते कि मैं जम्मू कश्मीर में का नहीं, लेकिन जम्मू के इस संभाग का बहुत बड़ा लीडर हूँ। लेकिन अब वो मनु जी की बात बिल्कुल ठीक है, वो 2 तहसील के लीडर बन के रह गए। अब जम्मू कश्मीर में चर्चा ये है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है, क्या वो इन डोडा उधमपुर सीट पर 20,000 से ज्यादा वोट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। तो यही चर्चा है, वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्कल में। ये चर्चा नहीं कि यह पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है लिखी जा चुकी है। अब ये पार्टी नहीं चल सकती जम्मू कश्मीर। एक सवाल और मेरे दिमाग में है दिनेश जी, मुझे लगता है आप इसका अच्छा जवाब हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों श्रोता जो हैं ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और वो कश्मीर के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आमतौर पे इंडिया अलायंस का पार्ट होने के कारण जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी पार्टी फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, तो पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक था कि भाई दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन नेताओं ने बिल्कुल इसको सिरे से खारिज किया और मैं समझता हूं कि उसके लिए कन्विंसिंग आर्गुमेंट दोनों के पास रहे होंगे और इसके लिए जम्मू कश्मीर की सियासत के जो समीकरण है वो उनके मिजाज और दिमाग में रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला बिल्कुल सही उनका है या इसमें कोई गड़बड़ी आपको नजर आती है समीकरणों के हिसाब से? नहीं, देखिए उर्मिलेश जी, पीडीपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम आप तीनों सीटें जो हमने जीती थी पिछले बार, उन सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आपको विधानसभा की सीटें दे देंगे। विधानसभा के चुनाव कब होने हैं ये अभी समय बताएगा, कब होंगे नहीं होंगे 2 साल के बाद। अगर पीडीपी इस बार लोकसभा में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती,
तो पीडीपी पोलिटिकली कश्मीर वैली से पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि कश्मीर वैली में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना स्टेक नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ही सबसे ज्यादा स्टेक है। अगर वो दोनों आपस में टाई अप कर लेते हैं तो कंपटीशन दोनों का नहीं होगा। पीडीपी अगर किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ती तो पीडीपी का, मैं कहता हूँ कि सफाया होगा। पीडीपी के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है, तो पीडीपी के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, वो फ्रेंडली कंटेस्ट कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल भी कहा था कि हम अभी भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। उधर कांग्रेस चाहे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है तीनों सीट्स पर, लेकिन पीडीपी फिर बार बार कह रही है कि हम इंडिया ब्लॉक के ही साथ हैं। तो पीडीपी ने अपने सर्वाइवल के लिए चुनाव लड़ा, और ये जरूरी भी था। मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसका फिर उस पर मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वर्चुअल उसका चला जाता है, उसका कैडर डिमोरलाइज हो जाता है। तो पीडीपी ने अपने कैडर को बचाने के लिए अपनी जो उनकी ग्राउंड जो उसको रिट्रीव करने के लिए चुनाव लड़ा, और पीडीपी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मनु, चलते चलते हम लद्दाख को भी नहीं छोड़ना चाहते। हम जानते हैं कि लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी एक दौर में काफी ताकतवर बन गई थी, और उसको पूरा भरोसा था कि जब ये हम 370 पर जब फैसला हुआ, उसके बाद जब विभाजन हुआ, तो उसको पूरा भरोसा था कि लद्दाख उसके साथ पुख्ता ढंग से खड़ा रहेगा। लेकिन हमने देखा कि बाद के दिनों में, चाहे वहाँ के पॉलिटिकल लीडरान हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, एजुकेशनिस्ट हों, सभी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की एक तरह से आलोचना करने लगे, और उनको लगा कि जो कुछ 370 के हटने के बाद हुआ था, और जो उनको एक आशा बंधी थी कि उनको कुछ नया मिलेगा, काफी अधिकार मिलेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनको और ज्यादा मुसीबतें उनकी बढ़ गई। ऐसा वे लोग लगातार कहते आ रहे हैं। तो ये जो मौजूदा चुनाव है, आपको क्या लगता है कि लेह करगिल का ये चुनाव होगा, वो किस तरह का चुनाव आपको नजर आता है, और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए उमेश जी, लद्दाख में पिछले बड़े दिनों से असंतोष चल रहा है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसके ऊपर जो वहाँ काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं उन लोगों से जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लद्दाख की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि लद्दाख के लोग बड़े सेंसिटिव हैं अपनी भाषा को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, और ख़ास करके विशेष तौर पे एनवायरनमेंट को लेके। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन के साथ केंद्र सरकार ने व्यवहार किया है, उससे बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं, और उसी वजह, शायद यही वजह है कि जो मौजूदा सांसद थे उनको बीजेपी ने रिपीट नहीं किया, नया चेहरा लाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट, चेहरा बदलने से भी संकट कम नहीं होने वाला है, क्योंकि नाराज़गी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसमें लगभग पूरा लद्दाख उस आंदोलन में शामिल हो चुका है, और कई सारी सामाजिक कार्यकर्ता और NGOs उसमें काम कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी संकट भरा वहाँ पे लद्दाख में है, क्योंकि एक तो उनके साथ किसी तरह का संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई, पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया गया जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उससे बहुत उसमें जो बौद्ध संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनमें भी बड़ी नाराज़गी है कि हमारी संस्कृति को लेके केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई, उससे लेके बड़ी नाराज़गी। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ, वहाँ भी कोई अभी तक कोई सही निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है और कांग्रेस भी। तो मुझे लगता है कि इस लद्दाख जैसे मुद्दे पे राष्ट्रीय दलों को बड़े संजीदा होकर कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। दिनेश, कैसे आप देखते हैं, और आप जो वहाँ जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसमें बीजेपी ने भी खड़ा किया है ताशी ग्याल्सन नए उम्मीदवार, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस ने भी शेरिंग नामग्याल को खड़ा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी चर्चा है कि वो भी उनके भी कैंडिडेट है। तो क्या आपको लगता है कि लद्दाख में सिनेरियो क्या लगता है, किधर लोग जा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो झुकाव है, मैं समझता हूं कि अपने आसपास के पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा वो समझते हैं महत्वपूर्ण। इस बार क्या आपको लग रहा है? देखिए अभिलेष जी, अगर लद्दाख की बात करें तो 2014 के बाद में बीजेपी वहां पे फोर्स बन के उभरी थी। 2014 में बीजेपी ने 72 या 60 वोटों से लोकसभा की सीट जीती थी, और 2019 में वही सीट उन्होंने 10,000 वोटों से जीती थी। जहां 2 लाख वोट हो, 10,000 एक मार्जिन होता है, बहुत अच्छा मार्जिन होता है। लेकिन बीजेपी की इमेच्योर लीडरशिप और कैजुअल अप्रोच जो बीजेपी ने अपनाई, खासतौर में सीधा कहता हूँ को जो उस समय अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं
जिन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया था, लेकिन वो बड़े इमेच्योर हैं। उनकी इमेच्योरिटी के कारण लद्दाख ज्यादा जैसे सेंसिटिव जो रीजन है ना, वहां पे अभी इतना असंतोष है कि हर इलाके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं सारा सीधा सीधा दोष उस समय वहां के जो लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच में समन्वय नहीं बनने दिया, कम्युनिकेशन नहीं होने दी, उसका ये नुकसान हुआ कि आज वो लोग केंद्र और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। चुनाव में बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है ये सीट बचाना, क्योंकि बीजेपी, ये बात ठीक है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। अभी चुनाव क्या कहते हैं, नाम वापस लेने के दिन पड़े हैं। अभी अभी दोपहर को जो सजाद करगिली है, एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने भी चुनाव भरा था नॉमिनेशन पेपर, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तीन नाम करगिल से भी हैं, लेकिन संभवतः वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन क्या वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में समझौता हो गया है? अभी समझौता नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हनीफा जान जो है वो खड़ा है वहाँ, वो खड़े हैं, वो करगिल के हैं, और नामग्याल ले से हैं, दोनों ने अपना नामांकन पेपर भरा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर करगिल से एक उम्मीदवार खड़ा होगा तो जो भी खड़ा होगा वो निकाल लेगा, क्योंकि यहाँ ले में बीजेपी और कांग्रेस का कंटेस्ट होगा, और करगिल में जो इंडिपेंडेंट खड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में नहीं है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की सपोर्ट है। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और लेह में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि अगर अभी जो सजाद करगिली ने अगर नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिया, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का उम्मीदवार है करगिल वाला हनीफा जान, उनके चांसेस बन सकते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, मनु जी और दिनेश जी। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर पर आपको हमने कोशिश की कि एक ऐसी ज़रूरी जानकारी मिले जो आमतौर पे हमारे हिंदी के मीडिया में कम आती है। हम भविष्य में भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर अपनी बात आपको बताते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ हम फिर प्रोग्राम में पेश होते रहेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।